कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव। ये क्लास 6 क्या है हमारा भूमंडल, उसमें हम पढ़ेंगे मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव। सबसे पहले कि मृदा क्या है। हम आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा क्या होता है, टूटे फूटे पत्थर या विभिन्न प्रकार के कणों के मिलने से जो बनता है उसे हम पृथ्वी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत मृदा या मिट्टी कहलाती है। मृदा या मिट्टी कहलाती है। फिर उसमें आता है ह्यूमस। क्या है ह्यूमस का मतलब है कि जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो जीवांश पदार्थ बचे होते हैं, फूल पत्तियाँ होती हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनके सड़ने के बाद जो जीवांश पदार्थ बनता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। मृदा में पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को भी पाए जाते हैं, इसे ह्यूमस कहा जाता है। या मृदा को उपजाऊ बनाता है। या क्या करता है ह्यूमस, मृदा को उपजाऊ बनाता है। फिर आता है कि भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। पहला है जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होता है। यह मृदा कैसी होती है, सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबा, यानी कि जो मलबा होता है उसके साथ क्या होता है, जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, अन्य चीज़ें के जमाव से बनती हैं। इनके जमाव से बनती हैं। भारत के उत्तरी विशाल मैदान, यानी कि भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है इसी मिट्टी से बनी। जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान क्या है, वो जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। यह मैदान गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के कारण जमा होने से निर्मित है या बना है। जबकि प्रायद्वीपी, यानी कि प्रायद्वीपी भारत में महानदी कृष्णा गोदावरी, यानी कि महानदी कृष्णा और गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई से भागों से इसका जमाव है। इस मृदा में, यानी कि इस जो मृदा है, इस मृदा में क्या है, गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों की खेती की जाती है। आदि फसलों की खेती की जाती है। फिर आता है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। हम आप जानते हैं काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, जिस प्रकार से काली यानी कि उसका रंग कैसा होगा, काला होगा। यह कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो देखते हैं, यह मृदा भारत के ऐसे भूभाग पर मिलती है जहाँ पर प्राचीन काल, यानी कि प्राचीन काल में क्या था, लावा का जमाव था। जो लावा थे उसके कारण से इस मिट्टी का रंग काला हो गया और इसे कपासिया रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपासिया रेगुल मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है, यानी कि ये कपास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है लाल पीली मिट्टी। क्या आता है, लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ, यानी कि जो पुरानी चट्टानें थी उनके टूटने से लाल पीली मृदा का निर्माण हुआ है। इसका रंग लाल पीला होता है। इसका रंग क्या है, लाल पीला होता है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाई जाती है। ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। यानी कि सूखे कारण, क्योंकि पानी सबसे मुख्य चीज़ होता है, ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। इसे उर्वरकों एवं सिंचाई की व्यवस्था यानी कि मदद से इसमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। फिर इसके बाद आता है लेटराइट मृदा। फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे लेटराइट मृदा। लेटराइट मिट्टी कि लेटराइट मिट्टी कैसे होती है। लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल जो है, भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि ये जहाँ पर गर्म और अधिक वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व क्या होते हैं, पानी में घुलकर रिसकर नीचे चले जाते हैं। यानी कि जो पानी गिरता है, हम आप देखते हैं कि पानी खेतों में या कहीं पर भरा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो 1-2 दिन बाद सूख जाता है, क्योंकि पानी रिस करके नीचे चला जाता है। इस मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं पानी के साथ घुल करके वो नीचे चले जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ हो जाती है। यह मिट्टी कैसी हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है। इसको क्या करते हैं, भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार
पश्चिम घाट यानी कि मालाबार मतलब पश्चिम घाट, छोटा नागपुर, पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, मिलती है। इस मिट्टी पर क्या कार्य होता है भाई? इस मिट्टी पर चाय, काफ़ी आदि के बगाती कृषि की जाती। बगाती मतलब बागवानी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि उनमें पानी की कम आवश्यकता होती है और इस प्रकार की फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं। फिर आता है मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। मरुस्थलीय या शुष्क मृदा क्या होती है? डेजर्ट सॉयल। भारत में यह क्या होता है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कम वर्षा मतलब होता है जहाँ पर 80 से कम वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क मृदा पाई जाती है। भारत में मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के राजस्थान यानी कि ये राजस्थान में पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार है, यानी कि इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है यह रेतीली और नमकीन होती है। कैसी होती है? रेतीली और नमकीन होती है और इसमें नमी बहुत कम होती है। नमी कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। फिर इसके बाद आता है इस मिट्टी की सिंचाई करके, यानी कि इस मिट्टी को सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी कि जब कृषि करना होता है तो इसके सिंचाई योग्य बना करके इसमें उर्वरकों का प्रयोग करके अच्छी खेती की जा सकती है। इस समय यानी कि वर्तमान समय में इंदिरा कैनाल यानी कि इंदिरा नहर के द्वारा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई किया जाता है। पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में सिंचाई किया जाता है, जिससे वहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, यानी कृषि कार्य किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद आता है पर्वतीय मृदाएँ। जैसा कि नाम से पता है माउंटेन सेल। पर्वतीय मृदाएँ कहाँ पाई जाएंगी? पर्वतीय मृदाएँ पर्वतों पर, पहाड़ों पर पाई जाएंगी। भारत में इस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है। यह मृदा ढालों पर पतली परत होती है, यानी कि जहाँ पर ढाल होती है वहाँ पर पतली परत होती है, जबकि पर्वतों की घाटियों पर क्या होती है? मृदा की मोटाई अधिक होती है। इस मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं, यानी कि जो ये मृदाएँ होती हैं इस पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं तथा कहीं कहीं पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार मतलब होता है कि पहाड़ ऊंचे होते हैं तो सीढ़ीदार खेती बनाई जाती है, जिससे वहाँ पर सिंचाई के साथ साथ कुछ खेती की जा सकती है। फिर आता है मृदा अपर्दन, यानी कि सॉइल इरोजन क्या है? मृदा अपर्दन का मतलब होता है एक स्थान से मृदा का दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। लेकिन मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा के बहाव और कटाव की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। इससे क्या होगा? इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाएगी। इससे मिट्टी क्या हो जाएगी? कम उपजाऊ हो जाएगी। मृदा अपर्दन के कई कारण हो सकते हैं, वर्षा के द्वारा, हवा के द्वारा, यानी कि विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो मृदा अपर्दन को बढ़ावा देते हैं। फिर इसके बाद आता है मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। मृदा संरक्षण क्या है? यानी कि मृदा संरक्षण क्या है? मृदा अपर्दन को रोकने और उसको उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। क्या हुआ कि मृदा अपर्दन जो है उसको रोका जाए और उसके उपजाऊपन को क्या किया जाए? बनाया जाए या बनाए रखा जाए। इसे मृदा संरक्षण कहा जाता है, इसे सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। और सॉइल कंजर्वेशन की भी विभिन्न विधियाँ हैं। सॉइल कंजर्वेशन की भी विभिन्न विधियाँ हैं। फिर इसके बाद देखते हैं वनस्पतियाँ, यानी कि सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है? ऐसी वनस्पतियाँ जो स्वयं उगती हैं और स्वयं बढ़ती हैं, उनके देख रेख के लिए कोई व्यक्ति विशेष या मानव उस पर कोई कार्य नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती है और बढ़ती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहलाती हैं, वनस्पति कहते हैं। भारत की वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं या भारत की कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? इनके लिए कैसी जलवायु होती? अपने देश भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विविधता, यानी कि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के तापमान होता है। इनके कारण से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में विभाजित किया गया। 5 प्रकार के भारत में वन पाए जाते हैं। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय वन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय
वर्षा वन यानी कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ पर पानी की बहुत अधिकता यानी कि जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। दूसरा दिया हुआ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये ऐसे वन होते हैं जहाँ पर साल भर में एक बार पतझड़ यानी पत्तियाँ अपने पूरे पत्तियों को गिरा देती हैं और यहाँ पर पानी क्या होता है सामान्य होता है, वहाँ पर पतझड़ प्रकार या मानसूनी वन पाए जाते हैं। फिर तीसरा दिया हुआ उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ, यानी ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा कम यानी कि जहाँ पर 80 सेमी से कम वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार की झाड़ियाँ उगती हैं जिसमें क्या होती हैं कि इसमें ऐसे पौधे होते हैं जो पानी की कमी को दूर कर लेती हैं या कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें झाड़ियाँ आती हैं, छोटे छोटे पत्तियाँ होती, कांटे निकले होते हैं, इस प्रकार के मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्या है? यह ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर पर्वत पहाड़ होते हैं, उस स्थानों पर उगते हैं और वहाँ पर क्या होता है बर्फबारी होती, संग प्रकार के आकार के पौधे पाए जाते हैं। फिर दिया ज्वारीय या दलदली वन, ये कैसे वन होते हैं? ये वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या है समुद्री का किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है या बंगाल की खाड़ी के किनारे पर पाए जाते हैं, उसे ज्वारीय या दलदली वन कहा जाता है, जिसे सुंदरवन कहा जाता है। फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है? ये वन 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये मुख्यतः पश्चिमी घाट, कहाँ पर? पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। फिर दिया हुआ ये वन घने और ऊंचे होते हैं, यानी कि ये वन कैसे होते हैं? बहुत घने होते हैं, बहुत लंबे पौधे होते हैं, ऊंचे होते हैं। इनसे सूर्य का प्रकाश यानी कि ये इतने लंबे होते हैं कि इनके सूर्य का प्रकाश और इतने घने होते हैं कि ज़मीन तक प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। इनके पौधों की पत्तियां अलग अलग समय पर गिरती रहती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके मुख्य वृक्ष कौन से? महोगनी है, एबोनी है, रबड़ है, रोजवुड आदि प्रकार के पौधे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। फिर अगला दिया उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या है? ये ऐसे स्थानों पर ये वन पाए जाते हैं। ये वन सामान्य रूप से वर्षा जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा यानी कि बीच वाले क्षेत्रों में वर्षा होती है, वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी यानी कहाँ पर? हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक पाए जाते हैं। पूर्वी ढलानों तक पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मानसूनी वन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साल के गर्मी के सीजन यानी जिसे हम कहते हैं बसंत ऋतु में क्या होते हैं, इनकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं और नई पत्तियां आ जाती हैं। वर्ष में एक बार निश्चित समय पर पतझड़ होता है। फिर इसके बाद आता है इन वनों में कौन से हैं? सागौन है, साल है, सातूत है, शीशम है, नीम है, आम है आदि प्रकार के पौधे इस उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पे आते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऐसे वन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ, यानी कि जो मरुस्थल होता है वहाँ पर पानी की कमी होती है, यहाँ की वर्षा 80 सेमी से कम होता है, तो वहाँ पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं या शुष्क क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए ये वन कम वर्षा यानी कि 80 सेमी से कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर वर्षा कम होती है ऐसे वन पाए जाते हैं। ये वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिण पठार के शुष्क भागों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों में झाड़ियों की अधिकता होती है, यानी कि झाड़ियों की अधिकता होती है। इस क्षेत्र के प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं? कीकर है, खैर है, बबूल है, खजूर है, कैक्टस है, नागफनी है आदि प्रकार के पौधे ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है पर्वतीय वन। हम जानते हैं कि पर्वतीय यानी कि पर्वत ऊंचे होते हैं, जहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों से लेकर के उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार शंक्वाकार पर्वतीय वन मिलते हैं।
यानी कि यहाँ पर ऐसे वन मिलते हैं जो सदाबहार भी होते हैं और पतझड़ भी पाया जाता है। वहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं और समुद्र तल से 1500 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई तक के बीच के पेड़ों के आकार कैसा होता है, शंक्वाकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बर्बादी होती रहती है, वर्षा होती है, तो शंक्वाकार होता है। ये शंक्वाधारी वृक्ष कहलाते हैं। यहाँ मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? चीड़ है, पाइन है, चेस्टनट है, ओक है, देवदार आदि प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है ज्वारी या दलदली वन। ज्वारी या दलदली वन कहाँ पाए जाते हैं? ये समुद्र के किनारे, क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर समुद्र यानी ज्वारी भाटा आता है। और दलदली वन कैसे होते हैं? जो नदी का मुहाना होता है, जो आखिरी वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैसी मिट्टी होती है? दलदली होती है, यानी कि नम होते हैं। ऐसे स्थानों पर ज्वारी और दलदली वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी कि ये वृक्ष खारे पानी पर भी रह सकते हैं, यानी खारे पानी में भी रह सकते हैं। खारा पानी कहाँ होगा? समुद्र का किनारा होगा और नदी के आखिरी छोर पर होगा। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है? गंगा नदी डेल्टा डेल्टा, जहाँ सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में पाए जाते हैं। सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाए जाते हैं? ये ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है? खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी के किनारे पाए जाते हैं। और इन्हें मैनग्रोव वृक्ष भी कहते हैं। इन्हें मैनग्रोव वृक्ष भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम सब लोग देखते हैं कि वनों से लाभ क्या है। हमें वनों से कौन कौन से लाभ हैं? आप जानते हैं वनों से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। सबसे पहले तो जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। बहुत से पौधों से दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। ये आश्रय का भी काम करते हैं। चारा मिलता है, इनसे ईंधन मिलता है। खेल कूद का सामान बनाया जाता है, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। रबड़, इमारती लकड़ी, गोंद एवं लाख, फल, शहद वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी होता है। इस प्रकार से वनों से हमें विभिन्न प्रकार से लाभ होते हैं। फिर इसके बाद आता है इसके अतिरिक्त वन से क्या लाभ है? इसके अतिरिक्त वन से विभिन्न लाभ ये है कि इससे कई प्रकार के उद्योग चलते हैं। जैसे अनेक उद्योग धंधे, जैसे कागज़, दिया सलाई, साबुन, बूट पॉलिश आदि कच्चा माल देते हैं। फिर इसके बाद आता है वायु, शीतल एवं मिट्टी को क्या करता है? नम बनाए रखने में सहायक होते हैं। साथ साथ वर्षा कराने में भी सहायता करते हैं, क्योंकि जहाँ पर वन होते हैं वहाँ पर वर्षा अच्छी होती है, वहाँ का क्षेत्रफल भी अच्छा होता है और बाढ़ एवं मृदा कटाव और संरक्षण का भी कार्य करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं वन्य जीव क्या है। वन्य जीव क्या है? यानी कि ये ऐसे जीव होते हैं जो पाले नहीं जाते हैं, वनों में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीव ऐसे जीव जंतु जिन्हें हम नहीं पालते, ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहा जाता है। क्या कहते हैं? वन्य जीव कहा जाता है। सरकार ने वन्य जीव को मारने पर प्रतिबंध लगाया हुआ, उसके लिए एक नियम बनाया हुआ, कानून बनाया हुआ है, जिससे वन्य जीवों का नुकसान ना हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं? उसको मार करके उनके खाल, दांत और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को निकाल करके, क्योंकि बहुमूल्य होते हैं, तो उनको बेचते हैं। तो इसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, उसके हिसाब से। फिर राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान हुआ क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतया बंद होता है, यानी कि जहाँ पर चराई और पूर्णतः क्या होता है? शिकार प्रतिबंधित होता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। फिर आता है 20 वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं? यह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर क्या होता है? नियंत्रित चराई की व्यवस्था की जाती है, चराई की अनुमति होती है। फिर इसके बाद आता है पक्षी विहार। पक्षी विहार क्या है? जहाँ पर पक्षी होते, वह स्थान जहाँ पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोजन के लिए क्या करें? पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वन्य जीव या पक्षी विहार कहते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? ऐसे पक्षी जो दूसरे देश से अपने देश में आते हैं। ऐसे पक्षी जो दूसरे देश से अपने देश में आते हैं, क्योंकि वहाँ जब बहुत ठंड पड़ती है, तो यहाँ नॉर्मल ठंड होती है, तो ये दिसंबर जनवरी के माह में, यानी कि प्रत्येक सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। जैसे साइबेरियन पक्षी होता है, ये प्रत्येक वर्ष आता है। फिर इसके बाद है पेलिंग, कार, फ्लिंटॉप और बतख आदि प्रकार के पक्षी
अपने देश में आते हैं तो इसे प्रवासी पक्षी कहा जाता है। और जैसे जैसे गर्मी आना शुरू होता है ये अपने देश वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।